हेलो गाइस, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन। वो जो 5 क्वेश्चंस एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग को मिल सकते थे अगर आप बेसिक्स ऑफ अरेंजमेंट अगर अपन ने पढ़ा है, पजल्स अगर अपन ने पढ़ी है, और ये उस लेवल के पजल्स जो हम लोग करवाते हैं उससे काफ़ी सिंपल लेवल का पजल था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज टेस्टेड 5 ड्रग्स ऑन 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पी, क्यू एंड आर आर द 3 ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में बात हो रही है, और ये 5 अलग अलग ड्रग्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, और ए ड्रग जो है वो आर पे वर्क करता है, बी ड्रग जो है वो क्यू पे वर्क करता है, सी ड्रग जो है वो भी क्यू पे वर्क करता है, और ये इनकम्प्लीट है, मतलब ये इसमें बाकी सब का भी डेटा भी यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, और उससे बोला कि फॉर एग्जाम्पल ड्रग ए वर्क्स ऑन ऑर्गेनिज्म आर। हाँ, ये तो दिख रहा है अपन को। ठीक है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है जो क्या कहती है, ईच ड्रग वर्क्स ऑन एटलीस्ट 1 ऑर्गेनिज्म बट नॉट मोर देन 2 ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हर ड्रग जो है वो कम से कम एक ऑर्गेनिज्म पे तो वर्क करेगा और मैक्सिमम 2 पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर सभी भी एक एक वाला ही मेंशन है ना। और कहता है ईच ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रीटेड विद एटलीस्ट 2, मतलब यहाँ पे कम से कम 2 है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्यू जो है वो बी और सी से ट्रीट किया जा सकता है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म आर जो है वो एक और किसी से कम ट्रीट होगा या मैक्सिमम 3 से हो सकता है। ठीक है, ऑन विचएवर ऑर्गेनिज्म ए वर्क्स, जिस ऑर्गेनिज्म में ए वर्क करता है बी ऑल्सो वर्क्स। ठीक है, तो अगर ए वर्क करेगा यहाँ पे, ए वर्क्स ऑन ऑर्गेनिज्म आर, तो बी विल ऑल्सो वर्क ऑन ऑर्गेनिज्म आर, ये कह रहा है वो। सिमिलरली विचएवर ऑर्गेनिज्म सी वर्क्स, जहाँ पे सी वर्क करेगा वहाँ पे डी भी वर्क करेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक और चीज, अगर बी वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे ए वर्क करेगा? नहीं, इसके बारे में बात नहीं की गई है। उसने ये बोला है जिस ऑर्गेनिज्म पे ए वर्क करेगा उस पे बी वर्क करेगा, जिस पे बी वर्क करेगा उस पे ए वर्क करेगा या नहीं करेगा, नहीं बताया। ठीक है, तो ये हम मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, और ये भी बोला उसने कि किसी भी कोई भी ड्रग जो है वो कम से कम एक और मैक्सिमम 2 पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे 2 पे वर्क हो गया, इसका मतलब है पी पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और अगर ये बी पे वर्क नहीं कर रहा है तो क्या ये ए पे वर्क कर सकता है? क्योंकि अगर ए पे वर्क करेगा तो बी पे भी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये ए पे भी वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, और उसने ये भी बोला कि हर ड्रग एटलीस्ट 1 पे करेगा, तो यहाँ पे ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो बी पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये भी तो बात होगी ना कि वो ए पे भी कर ही रहा होगा, है ना। ये तो बोला है ऑन विचएवर ऑर्गेनिज्म बी वर्क्स, ए वर्क्स बी ऑल्सो वर्क। ठीक है, तो अगर बी वर्क कर रहा है इसका मतलब ए भी वर्क करेगा। यस, ठीक है, तो ये 2 हो गए हमारे। ठीक है, अच्छा, ये लेकिन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 3 ऑर्गेनिज्म क्यू पे 3 वर्क कर रहा है, 3 से ज्यादा वर्क नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अब अगर 3 ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब, है ना। चलिए, अब उसने ये भी बोला था डीएनए डू नॉट वर्क ऑन सेम ऑर्गेनिज्म, ये इससे वापस प्रूव हो रहा है कि डीएनए आर नॉट वर्किंग ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब विचएवर ऑर्गेनिज्म सी वर्क्स, अब अगर यहाँ सी वर्क करेगा, ठीक है, अब ये इसके आगे का जो सिनेरियो है वो केसेस पे डिपेंडेंसी हो जाएगी, है ना। तो एक काम करते हैं, हम एक और केस बना लेते हैं, पी, क्यू और आर के लिए एक और केस। ठीक है, जो ऑलरेडी बन चुका है, नो नो यस, नो यस यस, यस यस एंड नो। ठीक है, और ये सब हम लोग ए ड्रग, बी ड्रग, सी ड्रग, डी ड्रग और ई ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि यहाँ और यहाँ दोनों पे सी सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे है, या दूसरा केस क्या होगा, क्योंकि अगर सी यहाँ होगा तो डी यहाँ होगा, या यहाँ पे नहीं है तो ये यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पी वाला ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या हो जाएगा,
P वाला ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रीटेड विद एटलीस्ट 2, कम से कम 2 से होना चाहिए, लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही से हो पाएगा ना फिर, इसलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अपन ने इसको अभी हटा दिया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ दोनों जगहों पे होना ही चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा था क्यों। और अगर यहाँ और यहाँ पे हो चुका है तो यहाँ पे ना होना कंपलसरी है, यहाँ यहाँ पे हो चुका है तो यहाँ होना ना होना कंपलसरी है, तो ये भी बात सही है। और अगर D एंड E डू नॉट वर्क ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ अगर है तो यहाँ नहीं होगा, और यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा, यहाँ अगर है तो यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ होगा, ठीक है। अच्छा, सेम ही आंसर आ गया फिर तो, ठीक है। तो 26 वाला ये हमारा सॉल्यूशन बन गया, एक ही सॉल्यूशन से ही हमारा पूरा सॉल्यूशन आ गया था, ठीक है, एक ही केस से पूरा सॉल्यूशन आ गया। ड्रग E वर्क्स ऑन R ओनली, ए ऑप्शन, ओनली R। 27th क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ट्रीटेड विद 3 of these 5 drugs, 3 Q है और R है, Q and R, Q and R is option 2, ओके, यहाँ पे A नहीं है, 1 2 करके है, तो ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 क्या है, Q and R, ठीक है, Q and R। ड्रग D वर्क्स ऑन P and Q, P and Q is option 3। 29th, organism P can be treated with C and D, only C and D कहाँ है, ऑप्शन 2। और लास्ट क्वेश्चन, organism R can be treated with A, B and E, ऑप्शन 3 है, ठीक है। सो गाइज ये हमारा काफ़ी सिंपल सा था, ठीक है, एंड ये तो अटेम्प्ट करना मतलब मैंडेटरी वाली बात है, ठीक है। तो अगर आप पजल्स की रेगुलर प्रैक्टिस करो तो आपको ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो सकता था, ठीक है। वील डिस्कस मोर क्वेश्चंस। मैंने कॉम्प्रिहेंशन वाला सबसे पहले डिस्कस किया है क्योंकि वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस के बाकी क्वेश्चंस भी इसके बाद। वेट फॉर इट। So guys, welcome, and we are going to start with the MCQ questions on the concept of quantitative aptitude. अभी तक हम लोग ने MCQ क्वेश्चन देखा था रीजनिंग के टॉपिक का, which was 26 to 30 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, और आपको अगर थोड़ा बहुत भी हम लोग ने रेगुलर तरीके से पजल्स और अरेंजमेंट्स पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल क्वेश्चंस बन गए होंगे, है ना। सिलेक्शन का क्वेश्चन था वो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग MCQ के जो शुरुआत के 25 क्वेश्चंस थे, विच वर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, उनके साथ हम शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो, जो इंटरेस्ट होता है वो आपका रिमेन्स द सेम, ठीक है। सो इन सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम फॉर थ्रू आउट द पीरियड। एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा अगर हमें मिल जाए, ठीक है, तो वो मिलके बना देता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट को हम एक्स्ट्रा वाली वैल्यू में रखते हैं, ठीक है। मतलब अब ये एक नॉर्मल बात आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में द प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में द प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इज द सेम एज इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड क्या होता है, जो पहले ईयर का अमाउंट है वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, वो जो एक्स्ट्रा प्रिंसिपल में जो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और इसका मतलब इस सिंपल इंटरेस्ट का आपको क्या मिलने वाला है, इस इंटरेस्ट पे भी R%, तो इंटरेस्ट का R% आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बल्कि इस इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर का मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों का, ये अगर I2 है, ठीक है, तो इस I2 का R% मिलेगा आपको यहाँ पे, और इस I1, ये अगर I3 है और ये I4 है, ठीक है, तो I1 का R% अगर I4 है तो इस I4 का भी R% आपको मिलेगा
आगे, ठीक है। तो सिर्फ यही नहीं होता है इवन, बल्कि ये जो I1 है, इस I1 का भी R% आपको मिलता है, क्योंकि जो भी आपने पहले साल में कमाया उसका हर कॉन्जिक्यूटिव ईयर में आपको पे करना पड़ेगा, है ना। तो वो कंसेप्ट है यहाँ पे। तो इस I1 का R% मिला इन द सेकेंड ईयर एज वेल एज इन द थर्ड ईयर, ठीक है। इस I2 का आपको मिला थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में भी मिलेगा, ठीक है। और इस जो आपने सेकेंड ईयर में कमाया उसका आपको थर्ड ईयर में देना पड़ेगा, ठीक है। वही कंसेप्ट है। और इन सबको जब हम जोड़ देते हैं तो ये वाला अमाउंट कहलाता है हमारा SI माइनस CI, ठीक है। और इन सबका जो टोटल है वो कहलाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है फंडामेंटल कंसेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो यूज करना था, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI, मतलब ये वाली वैल्यू CI माइनस SI की वैल्यू आपको गिवन है 527 रुपीज, ठीक है। टाइम आपको गिवन है 3 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 10%, ठीक है। ठीक, आपका अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया था ये आपको बताना है, मतलब आपको प्रिंसिपल इज अननोन, ठीक है। जब प्रिंसिपल अननोन होता है तो आपको प्रिंसिपल एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। जो प्रिंसिपल एज्यूम करो, देयर इज एन ऑप्शन कि आप प्रिंसिपल एज्यूम क्या करो, x, आप प्रिंसिपल एज्यूम करो 100 एंड सो ऑन। नहीं, आपको क्या एज्यूम करना चाहिए प्रिंसिपल मैं बताता हूँ। जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फ्रैक्शन फॉर्मेट इज 1/10, तो इस डिनोमिनेटर का एज्यूम द प्रिंसिपल टू बी इस r का जो फ्रैक्शन पार्ट का डिनोमिनेटर है, ठीक है, रेट का जो फ्रैक्शन पार्ट का डिनोमिनेटर है, टू द पावर ऑफ कितने ईयर्स तक के लिए ये रेट चल रहा है, ठीक है। और अगर अलग अलग रेट है तो सभी डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और आप बना लो अपना क्या प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा हमारा 1010 की पावर 3, ठीक है। अब व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट ईयर, इन द सेकेंड ईयर एंड इन द थर्ड ईयर, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट जो कि सेम रहने वाला है, एंड दैट वुड बी इस 1000 रुपए का R%, मतलब 10%, ठीक है। परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो जाएंगे, तो आपको 100 रुपए मिलेगा एज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और ये जितने भी साल तक की बात होती वहां पर तक कांस्टेंट रहता, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा, इस सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर में आपको 100 रुपए मिला, इसका 10% आपको हर कॉन्सेक्यूटिव ईयर में पे करना पड़ेगा। तो इस 100 रुपए का 10% क्या हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे 2 जीरो जाएंगे, 10 रुपए। सो 10 रुपए और 10 रुपए आपको इस 100 रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इस सेकेंड ईयर में जो आपने 100 रुपए कमाए थे, इसका 10% जो कि यहाँ पे 10 रुपीज आएगा, और इस 10 रुपए का भी आपका 10%। सो 10 रुपए का 10% क्या हो जाएगा, 1 रुपए, ठीक है। ये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। इन सबका समेशन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होएगा, ठीक है। ग्रैंड टोटल वुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इधर का इधर का इधर का सब कुछ मिला लोगे तो 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर रिमेन्स द सेम। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर यहाँ पे 110 रुपए आएगा, ये कितना आएगा 121 रुपीज आएगा, ठीक है। ये सब हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ मतलब किससे था, अपने डिफरेंस वाली वैल्यू से। सो व्हाट इज द डिफरेंस वैल्यू, ये वाला पोर्शन, ठीक है। सो 10, 20, 30, 31। तो क्वेश्चन ये कहेगा कि 31 रुपीज आपके हिसाब से CI माइनस SI आया है जब आपने प्रिंसिपल को एज्यूम किया 1000 रुपीज, है ना। एज पर द क्वेश्चन द CI माइनस SI की वैल्यू इज 527 रुपीज। तो आप 31 में ऐसा क्या करो कि 527 हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जहाँ पे एरो पॉइंट करती है वो उसको रखते हैं ऊपर, फाइनल अपॉन इनिशियल के लॉजिक से। जहाँ से एरो शुरू करती है उसको हम रखते हैं नीचे। तो इससे हमें मिल जाता है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। वो कितना होगा 31 1 जा 31, ठीक है। कितना बचेगा 217, ठीक है। 31 7 जा हो जाएगा 217। तो 17 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 17,000 इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है। एंड दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। सो ऑप्शन 1
इज द करेक्ट आंसर, पॉसिबल आंसर्स में भी सही गिवन है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू वर सपोज टू अप्रोच सच अ क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप बेसिक तरीके से अप्लाई करते तो आप क्या करते, आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते, बल्कि अमाउंट निकालते, ठीक है, इन कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट आप निकालते, ठीक है। उसके बाद आप उन दोनों का डिफरेंस लेते, उसको 527 के बराबर रखते, ठीक है, एक्स एग्ज्यूम करके, ठीक है, तब जाके आपका आंसर आता है, विच वुड बी अ वेरी कम्बरसम टास्क, ठीक है। ये पहले का कुछ टाइम तो मैंने आपको फंडामेंटल एक्सप्लेन करने में शुरू किया, बिकॉज मैं उनको भी पढ़ा रहा हूँ जिन लोगों ने मेरे से ये वाला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कहता है लेट p बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ p क्यूब इज 4, ठीक है। तो जो मैंने आप लोग को इस पर्टिकुलर चैनल में भी अगर आप देखोगे तो एक पूरा वैदिक क्विकर्स के नाम से सीरीज है, जहाँ पे मैंने क्यूब रूट निकालना सिखाया था। वहाँ पे हमने सारी बातें करी थी कि अगर कोई भी नंबर एंड्स विद अ 4 होता है तो उसका क्यूब विल ऑल्सो एंड विद अ 4, ठीक है। सेम तरीके से मैंने बताया था, अगर कोई भी नंबर 1 से एंड होता है तो उसका क्यूब 1 से एंड होगा, कोई भी नंबर अगर 4 से एंड होगा तो उसका क्यूब 4 से एंड होगा, 5 से एंड होगा तो उसका क्यूब 5 से एंड होगा, कोई 6 से एंड होगा तो उसका क्यूब 6 से एंड होगा, कोई 9 से एंड होगा तो उसका क्यूब भी 9 से एंड होगा, कोई 0 से एंड होगा तो उसका क्यूब भी 3 0 से एंड होगा, ठीक है। और जो मैंने नंबर्स नहीं बोले वो कौन से थे, 2 3 7 और 8, जो कि पेयर बनाते हैं। एनी नंबर एंडिंग विद 2 उसका क्यूब एंड्स विद 8, एनी नंबर एंडिंग विद 8 उसका क्यूब विल एंड विद 2, एनी नंबर एंडिंग विद 3 उसका क्यूब विल एंड विद 7, एनी नंबर एंडिंग विद 7 उसका क्यूब विल एंड विद 3, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट है। तो अगर ये हमारा एक नंबर है p क्यूब जो एंड करता है 4 से, इसका मतलब जो p है दैट एंड्स विद 4, ठीक है। अब वो बोल रहा है आपसे कि ये बताओ व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ p प्लस 3 का होल क्यूब। तो इस p इज गोइंग टू एंड विद 4, तो एंडिंग विद 4 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या मिलेगा, हमें एंडिंग विद 7 मिल जाएगा, जिसका हमें क्यूब लेना है, ठीक है। अब एंडिंग विद 7 का क्यूब मैंने अभी आपको बताया विल ऑलवेज एंड विद 3, ठीक है। सो इसका मतलब p प्लस 3 का क्यूब विल एंड विद 3, ठीक है। एंड बस इतना सा सॉल्यूशन था आपका, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत थी कि अगर p एक नंबर है, आप कोई भी अज्यूम कर लो 34, ठीक है। सो 34 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 37 ही होगा ना, और 37 का क्यूब विल एंड विद 3 ही होता है। ये मैंने क्यूब रूट के लॉजिक में आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। स्क्वायर में बल्कि उल्टा होता है, मतलब उल्टा तो नहीं बोलेंगे, स्क्वायर में पेयर होता है, मतलब ऐसा कुछ पेयर होता है एंडिंग विद 1 का स्क्वायर या एंडिंग विद 9 का स्क्वायर विल एंड विद 1 ओनली। तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं एक से ज्यादा, एंडिंग विद 2 का स्क्वायर, एंडिंग विद 8 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर विल एंड विद 4, एंडिंग विद 3 का स्क्वायर, एंडिंग विद 7 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर विल एंड विद कितना 9, एंडिंग विद 4 का स्क्वायर, एंडिंग विद 6 का स्क्वायर विल एंड विद 6, एंडिंग विद 5 का स्क्वायर विल एंड विद 2 5, एंडिंग विद 0 का स्क्वायर विल एंड विद 2 zeros, ठीक है। तो स्क्वायर में ये चीज होती है, लेकिन क्यूब में क्या होता है, फिक्स ही रहता है हमेशा, ठीक है, ऑप्शंस नहीं आते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बट उससे पहले उन लोगों को भी मैं बता देता हूँ जिन लोगों को मैंने बोला है कि शायद अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो ये वाले पोर्शंस आप छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, ठीक है। और ऐसा ही हुआ भी, ठीक है, देयर वर ओनली 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन टाइप। तो फिर भी फंडामेंटल्स बता देता हूँ। एक जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो g है, माइनस g और माइनस f वुड बिकम द सेंटर ऑफ द सर्किल, और जो रेडियस है वो होता है अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो उसका इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। और अगर टेंजेंट की आपको मतलब लाइन गिवन है, ठीक है, और आपको ये बताना है कि रेडियस कितना होगा, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन अगर ये है ax प्लस by प्लस c, तो आप क्या करो ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² का मॉड ले लो,
तो और उसको आप बराबर रख सकते हो किसके, रेडियस के, ठीक है। सो ये आपका तरीका होता है हाउ टू फाइंड द रेडियस अगर टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है तो। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बेसिकली इन दोनों चीज़ों को मिला के आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस आर बोथ द टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो जितनी भी इक्वेशंस है वो सारे के सारे जो टेंजेंट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो सबके सब 4x + 3y के फॉर्म में है, ठीक है। और उसके आगे में कॉन्स्टेंट अलग अलग है मतलब, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक एक करके इसको फिल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन गिवन है वो है x² + y², ठीक है, -6x + 4y -12, ठीक है। तो इससे मैं क्या समझूंगा, इससे मैं ये समझूंगा कि जो 2g है वो -6 है, तो इसका मतलब g = कितना हो गया, -3। और ये जो 2f है वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो इससे f कितना हो गया, 2, ठीक है। हमें चाहिए सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज -g, -4, तो -g हो गया, -3 हो गया 3, और -f हो गया 2 का माइनस करोगे तो -2। सो 3, -2 वुड बिकम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। रेडियस कितना होगा, √g² करो, 3 का स्क्वायर 9, f² करो 2 का स्क्वायर 4, माइनस कॉन्स्टेंट पार्ट, और माइनस में कॉन्स्टेंट पार्ट करते करते कॉन्स्टेंट पार्ट ऑलरेडी -12 है, तो -12 हो जाएगा +12। तो कितना हो गया, 12 + 4 16, 16 + 9 25, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब क्योंकि जो भी टेंजेंट गिवन है वो सबके सब 4x + 5y के फॉर्म में है, तो हमने एज्यूम कर लेते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है वो एज्यूम कर लो कि वो है 4x + 5y, 4x + 3y प्लस c के फॉर्म में है, ठीक है। अब c हमें निकालना है बेसिकली, ठीक है। वी एज्यूम द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज 4x + 3y प्लस c = 0। तो रेडियस अब हमें पता है 5 है, = मॉड, तो ax + by + c की जगह हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, अपॉन √a² + b²। a² कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो उसका अंडर हो जाएगा 5। अब मॉडुलस का हमें पता है, व्हाट डू वी नो अबाउट mod x, कि mod x वुड बी प्लस का x अगर x पॉजिटिव है तो, एंड इट वुड बी माइनस का x अगर x नेगेटिव है तो, ठीक है। तो इसके दो सॉल्यूशन निकलेंगे, एक 5 वुड बी इक्वल टू 4x + 3y प्लस c अपॉन 5, और दूसरा होगा -5 = 4x + 3y प्लस c अपॉन 5, ठीक है। या तो इसका +x आएगा या -x आएगा, 5 इधर लेके तो हो जाएगा 25, ठीक है, = 4x + 3y प्लस c, ठीक है। और यहां हो जाएगा माइनस का 25 = 4x + 3y प्लस c, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको ये इक्वेशन मिल गई है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे c कैसे निकालोगे, ठीक है। तो c निकालने का तरीका होगा कि x और y को आप एज्यूम कर लो कि दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मतलब x की जगह पे रखोगे 3 और y की जगह पे रखोगे -2, तो आपको मिलेगा 25 = 4 3 = 12, ठीक है, और 3 × -2 हो जाएगा -6 प्लस c, तो उससे c की वैल्यू आ जाएगी 25 - 6, ठीक है। 12 - 6 ऑलरेडी 6 होगा, 6 इधर जाएगा, सो 25 - 6 कितना हो जाएगा, 25 - 6 हो जाएगा 19, तो c 19 बन गया हमारा पहला पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे भी अगर हमने क्या किया, x की जगह पे रखा 3, तो 4 3 = 12, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस c, तो इससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -31, ठीक है। तो बोथ द वैल्यूज ऑफ c हमें मिल गई, उससे हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि वो जो दोनों लाइंस है वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है
4x प्लस 3y प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्वेश्चन होने वाली है 4x प्लस 3y माइनस 31 इज इक्वल्स टू 0, एंड दीज टू आर द सॉल्यूशन। और ये कौन से ऑप्शन में गिवन है? प्लस 19 माइनस 31 ए ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। सो दिस माय फ्रेंड्स वुड बी द आंसर। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जहाँ जिन लोगों को फंडामेंटल जो है वो अगर नहीं पता था, इसलिए मैंने पहले आपको लिख के बताया वो। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आने वाला है। देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि अगेन एक फंक्शंस का क्वेश्चन है, जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके लिए। क्वेश्चन 4 कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसने बता दिया क्या होता है। वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी उसका इंटीग्रल पार्ट है वो आप एज्यूम कर लो, पकड़ लो मतलब, और फ्रैक्शनल पार्ट को इग्नोर कर दो अगर पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग एक्स, मतलब उससे जस्ट छोटा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 4.7 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 ही होगा। लेकिन मैं बोलूँ माइनस का 4.7 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? माइनस का 5 होगा, क्योंकि इस नंबर से नॉट एक्सीडिंग मतलब इससे जस्ट छोटा। ठीक है, जो भी इंटीजर होगा तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर -5 होता है, -4 नहीं होता है ना। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 आप पकड़ोगे तो 4 ही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 आप पकड़ोगे तो वो -4 ही होगा। मतलब अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन है तो उसका फ्रैक्शन पार्ट आप इग्नोर कर दोगे और इंटीग्रल पार्ट पकड़ लोगे अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो आप इसमें ऐसा क्या ऐड करो, मतलब इसमें कुछ ऐड करके आप उसे जस्ट पहले वाला इंटीजर ले लोगे। ठीक है, -5 जैसे। चले, और फ्रैक्शनल वैल्यू वो बताता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.7, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.3। ठीक है, माइनस 0.3 होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वो बोलता है आपसे कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, और n एक नेचुरल नंबर है, तो आपको पता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या गिवन है? 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस दिस थिंग। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि इससे अगर मैं ये बोलूं कि x क्या है, x इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट x इज नथिंग बट आई का मतलब हो गया उसका इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, प्लस f का मतलब हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे इसके आगे। ये रिलेशनशिप को हम लोग पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 2 इंटीग्रल पार्ट इज इक्वल्स टू x की जगह क्या लिखोगे आप? इंटीग्रल पार्ट प्लस द फ्रैक्शनल पार्ट प्लस n टाइम्स द फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो i इधर जाएगा तो i आ जाएगा, और इधर 1 प्लस n इंटू द फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे ये बोलूँ कि व्हाट वुड बी द फ्रैक्शनल पार्ट, सो दैट वुड बी इंटीग्रल पार्ट अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ n की वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, क्या होगा और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट बराबर हो जाएंगे। वो कब हो सकता है? वो सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों 0 हो, है ना। तो इसका मतलब हमारा x भी 0 ही होगा यहाँ पे। लेकिन अगर n की वैल्यू 1 है, जहाँ से एक्चुअली में शुरुआत करनी है आपको, ठीक है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट अपॉन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ फिर ऐसे लेते हैं, अगर x हमें 1 लेना है, ऐसा करते हैं पर लोग x एज्यूम नहीं करते, हम लोग इंटीग्रल पार्ट के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये रिलेशनशिप हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पे n भी वर्क नहीं करेगा। हमारे लिए क्या बेसिकली वर्क करने वाला है कि इंटीग्रल पार्ट क्या है और उसके बेसिस पे फ्रैक्शन पार्ट क्या है, उसी का समेशन करना है अपन को, है ना। तो अगर इंटीग्रल पार्ट है 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। तो उसकी वजह से x की वैल्यू क्या हो जाएगी?
इंटीग्रल पार्ट प्लस द फ्रैक्शनल पार्ट जो हो जाएगा n प्लस वन प्लस वन n प्लस टू अपॉन n प्लस वन। अगर इंटीग्रल वैल्यू 2 है तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 2 अपॉन n प्लस वन। तो x हो जाएगा इन दोनों का समेशन जो होगा 2 प्लस 2 अपॉन n प्लस वन। सो देयरबाय इट वुड बी 2n प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, सो 2n प्लस 4 हो जाएगा, अगर 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर इंटीग्रल पार्ट 3 है तो फ्रैक्शनल पार्ट वुड बी 3 अपॉन n प्लस वन। सो द वैल्यू ऑफ x वुड बी 3 कॉमन ले जाओ 1 प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा। ठीक है, और वो क्या होने वाला है, 1 प्लस वन अपॉन n प्लस वन तो करना ही है ना। तो ये वाला सॉल्यूशन तो सेम ही रहने वाला है, बस अगर i 1 है तो 1 टाइम होगा, 2 है तो 2 टाइम होगा, 3 है तो 3 टाइम होगा, सो ऑन करते करते अगर i n है सो f वुड बी n अपॉन n प्लस वन, जहां तक आपको ले जाना था एक्चुअली में। तो जाएगा x इक्वल्स टू n इंटू 1 प्लस वन अपॉन n प्लस वन एंड दैट वुड बी n इंटू n प्लस टू अपॉन n प्लस वन। तो बेसिकली अगर इन सभी को हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 से लेकर दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय n तक आपको ले जाना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन सबका समेशन करना है। सो इन सबका समेशन क्या होगा, ऑल ऑफ देम गेटिंग एडेड वुड बी n प्लस वन, n प्लस टू अपॉन n प्लस वन तो सेम ही रहेगा, उसके बाजू में आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस से लेकर n तक का समेशन। एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, इट इज n इंटू n प्लस वन अपॉन 2, है ना। तो n प्लस वन से n प्लस वन कटेगा तो आंसर क्या बचेगा, n इंटू n प्लस टू अपॉन 2। ये कैसे आया, क्योंकि आपको करना था 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n तक का समेशन ऑफ n प्लस 2 अपॉन n प्लस वन करना था आपको। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन अपॉन 2। ठीक है, सो ये बन गया आपका ओवरऑल आंसर। ठीक है, एंड दिस इज ऑप्शन 2। ठीक है, सो ऑप्शन 2 वुड बिकम योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। सो क्वेश्चन 5 टॉक्स अबाउट अ पॉलिनोमियल बेस्ड कंसेप्ट। ठीक है, पॉलिनोमियल हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि, या बेसिकली डिवीजन हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर को अगर आप डिविडेंड को डिवाइड करते हो डिवाइजर से तो आपको एक क्वोशिएंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है ना। और डिविडेंड then be written as divisor multiplied by the quotient plus the remainder, है ना। सो ये इतना बेसिक कंसेप्ट हम लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग ऑल दिस। ठीक है, लेकिन ये हो गया नंबर्स के बारे में। जब यही चीज़ें किसके बारे में होती हैं, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अलजेब्रा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एक छोटे सा लॉजिक है कि जो भी आपका डिवाइजर होगा जिससे आप डिवाइड करोगे, ठीक है, उसकी डिग्री हमेशा कम से कम एक ज़्यादा होनी चाहिए हमारे रिमाइंडर से, है ना। तो जैसा अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो तो क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल है px, मतलब हमारा डिविडेंड है px, लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by x minus 1 and a remainder of 1 when divided by x minus 2। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं x minus 1 into x minus 2 से, ठीक है, तो हमारा कोशेंट एक नया फंक्शन हो जाएगा qx और हमारा रिमाइंडर हमें निकालना है। ठीक है, तो रिमाइंडर अब यहाँ पे हमें, मैंने क्या बोला कि डिवाइजर का जो आपका डिग्री होनी चाहिए कम से कम एक ज़्यादा होनी चाहिए रिमाइंडर से। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब डिग्री 2 होगी। तो लेट्स एज्यूम द रिमाइंडर टू बी हैविंग अ डिग्री ऑफ व्हाट 1, ठीक है, उससे एक कम डिग्री। ठीक है, अब px अगर इस चीज़ के बराबर है और वो ये कह रहा है कि अगर हमने p ऑफ 1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होता है। ठीक है, तो x की जगह पे 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा।
जब आप P ऑफ 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, है ना, जब आप P ऑफ 2 रखोगे तो यहाँ पे ये 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस बी। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 1 इसका P ऑफ 1 की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, और P ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है, 1 आता है, ठीक है, क्योंकि उसने ऊपर क्या बोला था, जब Px लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है, इसका मतलब Px को जब आप डिवाइड करोगे किससे, x माइनस 1 से, तो कुछ कोशेंट आएगा एंड द रिमाइंडर वुड बी 2, है ना, और Px को जब आप डिवाइड करोगे x माइनस 2 से तो कुछ कोशेंट आएगा एंड द रिमाइंडर वुड बी 1, ठीक है, यही कह रहा है वो, ठीक है। अब ये कब पॉसिबल है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, P ऑफ 1 रख दिया, ठीक है, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा 2 के बराबर, और अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, यही तो मैंने बोला था, ठीक है, यही हमारी इवन फैक्टर थ्योरम या फिर हमारी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, यूक्लिड रिमाइंडर थ्योरम जो होती है वही तो कहती है कि अगर इट लीव्स अ रिमाइंडर, अ फंक्शन व्हेन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि P ऑफ दैट पर्टिकुलर, मतलब इस x माइनस 1 को आप क्या कर दो, 0 के बराबर रख दो, उससे आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, और वो x की वैल्यू यहाँ पे जब आप रखोगे तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब P ऑफ A वुड बिकम इक्वल टू 2, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म उसमें क्या होता है, व्हेन P ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस A, then P of A would leave a remainder of R, ठीक है, सिंपल से लॉजिक। अब इसी के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 2a, b माइनस b, और ये कट जाएगा, a माइनस 2a हो जाएगा माइनस का a, और इधर हो जाएगा 1, तो इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी -1, ठीक है। अब a की वैल्यू जब -1 आ चुकी है, इसको आप पटक दो a प्लस बी इक्वल टू 2 में, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी -1 प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 2, तो माइनस इधर जाके ये बना देगा 3, सो b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो a -1 एंड b इक्वल टू 3 आर द टू वैल्यूज वी आर गेटिंग नाउ, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर वॉज ax प्लस b, तो a की जगह रखो -1 तो जाएगा माइनस का x, और b की जगह रखो 3 तो जाएगा 3, सो द रिमाइंडर वुड बी -x प्लस 3, ठीक है, या 3 माइनस x, जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, ठीक है। सो दैट माय फ्रेंड्स वाज द सॉल्यूशन ऑफ 5th क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द 6th नाउ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक क्वेश्चन है ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ n सक्सेसेस, या ये बोले r सक्सेसेस आउट ऑफ n ट्रायल्स, ठीक है। अगर आप n ट्रायल्स कर रहे हो तो उसमें r सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, NCR, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस टू द पावर ऑफ, क्योंकि r बार सक्सेस चाहिए ना आपको, तो r, और बाकी n माइनस r बार आपको चाहिए फेलियर, तो पावर में जाएगा n माइनस, और ये 1 माइनस p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ सक्सेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड, ठीक है। तो n आपसे पूछ रहा है एक तरीके से वो, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड बोला उसने, ठीक है। तो अगर आप n ट्रायल कर रहे हो तो आपके 0 हेड्स आ सकते हैं, आपका 1 हेड आ सकता है, आपके 2 हेड्स आ सकते हैं, आपके 3 हेड्स आ सकते हैं, या n की n हेड्स आ सकते हैं। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब ये है आप ये वाला पोर्शन निकाल रहे हो, मतलब 1 हेड आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसे लेकर n हेड्स आ जाए, ठीक है। सो दैट वुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो टोटल, ठीक है, टोटल आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी चीज की, इन सब का जो सम टोटल होने वाला है वो होने वाला है 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज 1 ओनली।
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पोर्शन को आपको निकालना है, सो क्यों ना आप ऐसा करो कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि होती है 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो उससे आपका क्या आ जाएगा, उससे आपका आ जाएगा एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड यहाँ पे क्या आएगा, 0 सक्सेस चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला रखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड वुड बी NC0, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड्स इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n-0 मतलब n हेड्स, ठीक है, n टेल्स बेसिकली। और यहाँ पे जब एक आप कॉइन टॉस करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आता है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आता है 1/2, ठीक है। NC0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2, लेकिन उसकी पावर 0 ले जानी है, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2 ही उसकी पावर n, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा 1/2 टू द पावर ऑफ n, ठीक है। सो 1 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ n इज गोइंग टू बी योर आंसर। और आपका उसका क्वेश्चन है कि एक्सीड्स, ये वाला जो आंसर है दिस शुड एक्सीड 0.8, तो n की वैल्यू क्या हो, ठीक है। माइनस 1/2 की पावर n इस तरफ ले जाओगे तो आपका क्या मिलेगा, 1/2 की पावर n ही मिलेगा, और 1 माइनस 0.8 क्या हो जाएगा 0.2। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू रखते जाइए और ये देखते जाइए कि किस किस वैल्यू के लिए, किस मिनिमम वैल्यू के लिए वो क्या आ जाएगा 0.8 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर हमने n की वैल्यू क्या रखी 1, तो इधर आया 0.2, इधर आया 1/2, और 1/2 होता है 0.5, इज 0.2 मोर, नो, तो n इज 2 रख के देखा, ये हो जाएगा 0.2, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, ये भी नो, ठीक है। फिर आपने n की वैल्यू 3 रखा, तो आपको इधर तो 0.2 है ही, 1/2 का पावर 3 हो जाएगा 0.125, ठीक है। क्या ये है, यस। सो आपकी n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। तो अगर 3 से ज्यादा ट्रायल करोगे, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स बताना था, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3 एंड दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। 7 क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से देख सकते हो, ये आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इनइक्वालिटी का कुछ कंसेप्ट यूज करता है, लेकिन मेजर पार्ट इसका प्रोबेबिलिटी का था, ठीक है। सो लेट्स सी 7th क्वेश्चन आफ्टर दिस नाउ। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 क्या कहता है हमारे से, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये प्योर इनइक्वालिटी, ठीक है। जो आपसे बोलता है वीवी कर्व का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। द सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी x स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज, किस किस वैल्यू के लिए होगा। तो यहाँ पे आपका बेसिकली आप नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे 4 क्रिटिकल पॉइंट्स होने वाले, ठीक है। एक होगा माइनस का 1, ठीक है, बिकॉज ऑफ x प्लस 1, एक होगा माइनस का हाफ बिकॉज ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 1/2 आएगी, फिर आएगा 0 बिकॉज ऑफ x स्क्वायर, और x प्लस 1 की x माइनस 1 की वजह से आएगा प्लस 1। तो 4 मेरे क्या हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट, 4 जो पार्टीशन एक तरीके से वो इस पूरे आपकी नंबर लाइन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन 5 पार्टीशंस में वैल्यू रख के देखोगे, चेक करोगे किस किस जगह पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव जा रही है, ठीक है। तो अगर हमने -1 से छोटी वैल्यू रखी तो क्या होगा, -1 छोटी -2 रख देते, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 पॉजिटिव, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -1 नेगेटिव, -2 -1 -3 नेगेटिव, और -2 इंटू 2 -4, -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 वुड बी -3, -3 का क्यूब वुड अगेन बी नेगेटिव। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा नेगेटिव, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट क्या होगा नेगेटिव होगा। तो ये हमारे आंसर का सॉल्यूशन में तो नहीं है, ठीक है। -1 और
1/2 के बीच में रखते हैं कुछ, ठीक है, -0.5 और -1 के बीच में माइनस का 0.75 रख देते हैं, तो -0.75 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, और माइनस का 0.75 + 1 भी पॉजिटिव हो जाएगा, -0.75 -1 हो जाएगा नेगेटिव, और -0.75 × 2, ठीक है, -0.75 × 2 हो जाएगा माइनस का 1.5, ठीक है, माइनस का 1.5 +1, ठीक है, माइनस का 1.5 + 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 0.5, उसका क्यूब कितना हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव, सो ये ओवरऑल आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सो ये हमारा जुरिसडिक्शन में है, इसका मतलब ये आंसर इस पार्ट में तो होगा। यहाँ पे देखते हैं अब -1/2 से लेकर 0 के बीच में, ठीक है, -0.25 रखें, -0.25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, -0.25 + 1 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, -0.25 -1 हो जाएगा नेगेटिव, और -0.25, ठीक है, -0.25 × 2, ठीक है, हो जाएगा माइनस का 0.5, और 1 - 0.5 कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये पोर्शन नेगेटिव आएगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में देखते हैं, 0 और 1 के बीच में अगर हमने 0.5 रख दिया तो 0.5 का स्क्वायर पॉजिटिव, 0.5 + 1 पॉजिटिव, 0.5 - 1 नेगेटिव, 0.5 × 2 1, ये भी पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, है ना। 1 से ऊपर रखा अपन ने, तो 1 से ऊपर ये पॉजिटिव, 1 से ऊपर में ये भी पॉजिटिव, 1 से ऊपर में ये भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है फिर, वी आर लुकिंग फॉर नेगेटिव पॉजिटिव आंसर, है ना, हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, -1 से लेकर -1/2 और 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसका आंसर होगा -1 से लेकर -1/2 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, एंड दैट माय फ्रेंड्स वुड बी द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 8 टॉक्स अबाउट इन अ ग्रुप ऑफ 120 स्टूडेंट्स, अगर 120 बच्चे हैं, 80 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, so the remaining would be from the commerce stream, ठीक है। It is known that 70 students support, अब इन 120 में से ही 70 supports Mumbai Indians and all the other support, all the other मतलब 50 support CSK. The number of science students who are supporters of Mumbai Indians is, ठीक है, तो science students who are the supporters of Mumbai Indians कितने होंगे, है ना। तो अगर ये 50 के 50 जो है साइंस स्टूडेंट जो है, मान लेते हैं जो 50 सपोर्टर्स हैं CSK के, वो 50 के 50 क्या है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक एक्सट्रीम कॉर्नर, ठीक है, तो भी मिनिमम साइंस स्टूडेंट्स जो कि मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स होने कंपलसरी है, क्योंकि 120 में से 50 चले गए जो साइंस वाले थे मान लेते हैं, ठीक है, तो मुंबई इंडियंस में कम से कम 30 तो जाएंगे ना, ठीक है। सो अगर 50 ऑफ देम आर साइंस स्टूडेंट, तो भी 30 ऑफ देम हैव टू बी अनदर साइंस स्टूडेंट्स जो इधर जाएंगे, 50 + 30 80 तो करना ही पड़ेगा ना, और तब जाके ये 40 बाकी के 40 कॉमर्स वाले इधर चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कोई भी और सिनेरियो देखोगे तो उसमें क्या होगा, अगर आपने एक भी यहाँ पे अगर आपने 49 साइंस के कर दिए, तो अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएंगे साइंस के जो मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स होंगे, ठीक है, और बाकी के 40 तो कॉमर्स के रहेंगे, 40 नहीं बोलेंगे यहाँ पे 39 हो जाएंगे, बिकॉज देयर आर 50 है, तो अगर एक आपने कॉमर्स का ले लिया तो 39 यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। सो बाय दैट लॉजिक आप यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको कि साइंस के जो मिनिमम स्टूडेंट्स मुंबई इंडियन के सपोर्टर्स होना कंपलसरी है वो 30 है, और अगर एक भी कॉमर्स का बढ़ेगा, जब यहाँ पे 0 कॉमर्स था तब ये था, अगर एक भी कॉमर्स का सपोर्टर बढ़ेगा तो मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स साइंस वाले और बढ़ते जाएंगे, है ना, 30 31 32 ऐसे करके होते जाएंगे, ठीक है।
So this would be the answer 30 or more, which is the first option, and that is the 8th question. बड़ा ही लॉजिकल सा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. So let's try to see the 9th question now. ठीक है, तो 9th वाला क्या कह रहा है, रेशियो का क्वेश्चन है ये सिंपल. ये कहता है कि अगर a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी अगर इक्वल है c प्लस डी अपॉन डी प्लस ए के, then which of the following is always true. ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में इट्स ऑलवेज बेटर टू सी द ऑप्शंस. पहला ऑप्शन कहता है कि अगर a और c बराबर हो. दूसरा क्वेश्चन कहता है अगर a और c बराबर तो हो या फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी या इक्वल टू 0 हो. थर्ड को ऑप्शन कहता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही 0 हो सिर्फ. ठीक है, और चौथा क्वेश्चन कहता है कि a c के बराबर हो एंड b d के बराबर हो. ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर हम ऑप्शंस ट्राई आउट कर लें यहाँ पे तो हम अपने आंसर्स को ज़्यादा प्रॉपर्ली समझ पाएंगे. ठीक है, तो पहले देखते हैं a इज इक्वल्स टू c अगर रखते हैं अपन लोग. ठीक है, इफ a इज इक्वल्स टू c एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वल्स टू सम न्यू कांस्टेंट k, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे लिख दो k, तो जाएगा k प्लस बी अपॉन बी प्लस के, क्योंकि a को भी k रखना है c को भी k रखना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 1/1 है ना. और ये c प्लस डी अपॉन डी प्लस ए क्या होगा, c की जगह रखोगे k तो हो जाएगा k प्लस डी और ये हो जाएगा d प्लस के, तो ये भी कट के हो जाएगा 1/1. तो दैट मीन्स बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 1/1. इसका मतलब ये वाला a इज इक्वल्स टू c वाला ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन a इज इक्वल्स टू c वाला ऑप्शन 3 ऑप्शंस में है. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. इसका मतलब अकेला ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि a इज इक्वल्स टू c इज वन ऑफ द आंसर्स फॉर श्योर. ठीक है, अगर हम b और d को बराबर रख दें तो क्या होगा, अगर मैंने b इज इक्वल्स टू d रखा और उसको सम कांस्टेंट k मान लिया तो क्या हो जाएगा a प्लस के अपॉन k प्लस c. क्या ये इक्वल होगा, c की जगह पे कुछ नहीं रखना है, d की जगह पे रखना है k. c प्लस के अपॉन d की जगह पे k रखोगे तो k प्लस e. ठीक है, तो ये तो बल्कि ये बोलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बोलेंगे a प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c प्लस के का होल स्क्वायर. इज इट ऑलवेज ट्रू, नॉट नेसेसरली. ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा. अब ये या ये 1 ऑप्शन होगा या 2 ऑप्शन होगा. अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को अगर हमने 0 मान लिया, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा कि a प्लस बी इज नथिंग बट माइनस ऑफ c प्लस डी, है ना. तो जहां जहां पे भी a प्लस बी है यहाँ पे है, तो इसकी जगह हमने क्या रखा, माइनस ऑफ c प्लस डी. नीचे हमें क्या मिला, b प्लस सी इज इक्वल्स टू c प्लस डी. जहां पे है वहां पे c प्लस डी लिखे रहने दो, और जहां पे a प्लस डी है, ठीक है, वहां पे आप क्या कर दो, जहां पे a प्लस डी है वहां पे भी आपको a प्लस डी ही लिखना पड़ेगा. तो कुछ एक्स्ट्रा चीज तो नहीं मिली अपन को. ठीक है, इस तरीके से तो नहीं मिल रहा है. फिर और क्या तरीका यूज कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग इस दोनों ही रेशियो को एक नया कांस्टेंट k मान लें तो हमें क्या मिलेगा कि a प्लस बी इज नथिंग बट बी के प्लस सी के, है ना. और इधर से मिलेगा क्या कि c प्लस डी इज नथिंग बट डी के प्लस ए के. अगर दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू के. सो व्हाट विल गेट, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. अगर हम इस तरफ लेके चले जाए तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू के माइनस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये क्या कब कब पॉसिबल है, अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 हो और k माइनस 1 इक्वल टू 0. अगर आप पूरे में से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन ले जाओगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू k माइनस 1. ठीक है, तो या तो k 1 होगा, ठीक है, मतलब
K1 होगा मतलब ऑब्वियसली C प्लस डी इज इक्वल्स टू A प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो K इज इक्वल्स टू 1 का यहाँ पे हम क्या मतलब निकालेंगे कि C प्लस डी वुड बी इक्वल टू D प्लस A, एंड दैट अगेन प्लस डी से प्लस डी का कटेगा तो हमें मिल जाएगा C इज इक्वल्स टू A। ये मेंशन है हमारे यहाँ पे, है ना। और या फिर ऊपर वाले को क्या करते हैं, A प्लस बी इज इक्वल्स टू B प्लस सी करते हैं अपन। क्यों? क्योंकि अगर K1 है तो B प्लस सी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वापस हमें क्या मिल जाता है, A इज इक्वल्स टू C मिल जाता है, ठीक है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन बी, ठीक है। एंड दैट इज अ मेथड टू सॉल्व दिस 9th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्वेश्चन इज अ चेस बोर्ड काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए, हम लोग अभी देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन, जो कि एक 8x8 चेस बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको 8x8 चेस बोर्ड बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको 9 लाइन्स चाहिए हॉरिजॉन्टल, 9 लाइन्स चाहिए वर्टिकल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8x8 का चेस बोर्ड हमारा बन गया, ठीक है। अब वो कहता है कंसिडर एन 8x8 चेस बोर्ड, द नंबर ऑफ ways 8 rooks can be placed on the board such that no 2 rooks are in the same row and no 2 in the same column, ठीक है। ना ही सेम रो में होनी चाहिए, ना ही सेम कॉलम में होनी चाहिए। तो अगर मान लेते हैं हमने एक रुक कहीं पे भी रखा, मान लेते हैं यहीं से रखना शुरू करते हैं पहली जगह। अब इस पूरी रो में नहीं हो सकता, इस पूरे कॉलम में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर हमें पहली रो देखें तो पहली रो में आई हैड 8 ऑप्शंस, ठीक है। इन द सेकेंड रो और मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, इस रो में तो हो नहीं सकता, सॉरी इस कॉलम में तो हो नहीं सकता, ठीक है, और इस रो में भी नहीं हो सकता। तो इस सेकंड रो में अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिर्फ एक ये ऑप्शन उड़ गया है। तो मेरे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 7 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। इन 7 में से मैं कहीं पे भी रख दूं, ठीक है। मान लेते मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब इस कॉलम में नहीं हो सकता, इस रो में नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा, अब इस कॉलम में भी नहीं हो सकता और इस रो में भी नहीं हो सकता। तो इस थर्ड रो में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ही ऑप्शन तो बचे, ठीक है। मैंने कहीं पे भी रख दिया, मान लेते यहाँ रख दिया, ठीक है। तो अब इस रो में नहीं हो सकता, ठीक है, इस रो एंड कॉलम में नहीं हो सकता बेसिकली, ठीक है। सो अब मेरे पास फोर्थ रो में कितने ऑप्शन बचे, 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन बचे। मान लेते हैं यहाँ रख दिया, ठीक है, फोर्थ रो में, ठीक है। अब इस रो में नहीं हो सकता, इस कॉलम में नहीं हो सकता। फिफ्थ में मेरे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 ऑप्शन बचे, ठीक है। मान लेते मैंने यहाँ रख दिया, तो अब इधर नहीं हो सकता, इस पूरी जगह पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिक्स्थ में मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन बचे। मान लेते यहाँ रख दिया, 3 ऑप्शन बचे थे, ठीक है। तो अब यहाँ नहीं हो सकता कहीं, ऊपर तो वैसे ही नहीं हो पा रहा था कहीं, ठीक, नीचे भी नहीं हो सकता। अब इधर कितने ऑप्शन बचे, 1 और 2 ही ऑप्शन बचे ना बस। मान लेते हैं यहाँ रख दिया, तो अब इधर भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता। तो इधर कितने ऑप्शन बचे, सिर्फ ये इकलौता ऑप्शन बचा, इसलिए 2 into 1। सो द आंसर वुड बी 8 फैक्टोरियल, ठीक है। सो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज ऑप्शन 2 फॉर यू, ठीक है। जो 11th वाला क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन शक्ल से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, इसलिए 11th वाला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो ये कहता है log sin x बेस cos x प्लस log cos x बेस sin x। अब इसकी वैल्यू जो है वो 2 के बराबर अगर है, गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ x क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो हमें पता है कि log की
वैल्यू जो है अगर ये दोनों x है तो ये सेम कब होंगे 45 डिग्रीज पे, है ना। तो ये दोनों सेम कब होंगे, जब sin x और cos x दोनों बराबर होते हैं। वो तब होते हैं जब इसकी वैल्यू 1/√2 होती है और एंड दैट हैपेंस व्हेन x की वैल्यू इज 45 डिग्रीज, जिसको आप π/4 भी बोल सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, log 1/√2 बेस 1/√2 1, यहाँ पे भी हो जाएगा log 1/√2 बेस 1/√2 1, और 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। अब ये 45 डिग्रीज क्या सिर्फ एक ही बार होता है, नहीं, एक पूरा सर्कल लेके वापस आओ 0 डिग्री पे या 360 डिग्री पे, प्लस कर दो π/4। तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री का मतलब 2π, सो 2π प्लस π/4 पे भी होगा, ठीक है। और अगर एक और बार सर्कल ले लोगे 2π का तो भी होगा, ठीक है। तो 720 प्लस π/4 भी होगा, ठीक है। सो 45 डिग्री, 360 प्लस 45, 720 प्लस 45, 1080 प्लस 45, 1440 प्लस 45, सो ऑन होता जाएगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2nπ प्लस π/4 विच इज अगेन ऑप्शन 2, ठीक है। सो दिस माय फ्रेंड्स वुड बी योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ बस इतना आपको दिमाग लगाना था कि दो लॉग की वैल्यूज का समेशन 2 हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जब सेम होगी 1 और 1 होगी, तब ये लॉजिक तो पक्का होगा ही होगा, और हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे और जैसा ऑप्शन तो है भी नहीं, ठीक है, कि ये भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। तो जैसे आपको पहला सॉल्यूशन मिला वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। सो दीज वर 11 क्वेश्चंस, अब 12th क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।